आपने शो के शुरुआत में ही इटर्नल पे बात की थी और इटर्नल में दीपेंद्र गोयल जी है जो स्टेप डाउन कर रहे हैं एज इटर्नल्स ग्रुप सीईओ। उसके चलते हुए आज स्टॉक खुला ऊपर, एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एकदम फिजल आउट हुआ और वो अपने टॉप से करीबन 8 से 9% नीचे और अब नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहा है। 1% की गिरावट है, 280 के आसपास का लेवल है। रिजल्ट्स आपने देख ही लिए हैं। अब इस स्टॉक में क्या करना चाहिए? अनिश्चितता का माहौल तो है ही है, पर वैल्यूएशन फ्रंट पे आप कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, वो तो मैं जानती हूँ। तो माय व्यू इज सेल। आई टेल यू व्हाई। वेरी सिंपली मैं आपको कहता हूँ, लेट अस अज्यूम कि दीज कंपनीज आर ग्रोइंग वेरी वेल, स्पेशली क्विक कॉमर्स में, क्योंकि अगर आप फूड डिलीवरी में देखें तो 20% टॉप लाइन, 25% टॉप लाइन ग्रोथ आया था। जी। एंड दैट मार्केट टू अ लार्ज एक्सटेंट इज ग्रोइंग एट अ स्टेबल पेस। हम्म। क्विक कॉमर्स में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, एक्सपोनेंशियली स्ट्रांग, 120% प्लस ग्रोथ टॉप लाइन पे आया। बट विद 120% टॉप लाइन ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी इज बेयरली एनीथिंग, करेक्ट। क्योंकि दे आर स्टिल इन दी एक्सपेंशन फेज। अभी क्या होता है एक्सपेंशन फेज में, कैश जो उनके पास है वो डिप्लॉय होता है। सो कैश फ्लोज आल्सो हैव गॉन डाउन बाय 600 crores कैश ऑन देयर बुक्स। क्यों गया है? क्योंकि नाउ दे आर वर्किंग ऑन अ बिजनेस मॉडल विच इज नॉट एसेट लाइक। यहाँ पे दे आर बाइंग इन्वेंट्री, दे आर ओनिंग द इन्वेंट्री दैट दे आर सेलिंग। प्लस व्हेन दे आर सेटिंग अप द स्टोर्स, उसका कैपिटल डिप्लॉयमेंट होता है। सो आपका कैश कंजम्पशन हो रहा है और उस कैश कंजम्पशन पे आपको रिटर्न नहीं आ रहा है। यू आर गोइंग टू रिमेन इन द एक्सपेंशन फेज फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 years। ओके। सो आरओई नहीं आने वाला है। दूसरा, कंपटीशन इसमें इंटेंसिफाई हो रहा है। जी। नाउ व्हेन वी से कंपटीशन, पहले there were three large players who were very aggressive in quick commerce. Instamart स्विगी का, ब्लिंकिट जो जोमेटो का था, मीनिंग इटर्नल का था, एंड जेप्टो विच इज एन यस। इंडिपेंडेंट स्टैंडअलोन। नाउ वी नो कि Amazon नाउ आ गया है जो बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। जियो मार्ट इज डूइंग इंस्टेंट डिलीवरी जो अग्रेसिवली प्लेस करेंगे, एंड फ्लिपकार्ट हैज जस्ट हायर्ड समबडी हु इज गोइंग टू बी सेटिंग अप देयर क्विक कॉमर्स। तो अभी फ्रॉम 3 players we are going to have 6 actively strong players. Then you cannot forget कि DMart Ready is also there, and DMart Ready can use their जो उनके stores है for quick commerce, वो they can use it as a dark store, so it might be a 7th player. जब 7 players सेम मार्केट में compete कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू वर्क ऑन प्राइसिंग, क्योंकि कस्टमर इज मोस्ट इंटरेस्टेड कि प्राइसिंग मेरे को कहाँ से सबसे लो मिल रहा है। जी। एंड देयर इज नो कस्टमर लॉयल्टी। एट द एंड ऑफ द डे अगर सब लोग बात करने लगे कि जियो इज गिविंग 30% डिस्काउंट, जहां जोमेटो आई मीन ब्लिंकिट सिर्फ 20% दे रहे, you'll see many users downloading the app and shifting their purchases to this. So where is the profitability going to come from? Profitability gets pushed down the road. अभी you are trading at प्राइस टू सेल्स। प्राइस टू सेल्स पे अगर हम जो लिस्टेड कंपनीज है विच आर प्रॉफिटेबल उनको करें, तो दे आर ट्रेडिंग एट मच चीपर वैल्यूएशंस compared to what these new commerce which are profitable, let me they are generating ROE, cash flows positive है। जी। So मैं अभी I'm just taking myself 3 years down the line। अगर 3 years down the line, let's assume all these businesses settle down, consolidation होता है, become profitable, all well and good, but the stock still trades at 50 times earnings based on what the current price is। करेक्ट। तो वेयर इज, एक तो मुझे रिटर्न नहीं आया, दूसरा वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है। सो मी एज एन इन्वेस्टर, मैं रिस्क रिवॉर्ड अगर देखूं, तो देयर इज नो बेनिफिट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड फॉर मी टू इन्वेस्ट एट 280 rupees ऑल्सो। इफ द प्राइस कम्स टू 150 160, मे बी आई कैन कंसिडर इट फ्रॉम कि ग्रोथ है। बट एट 280, as an investor 3 years down the line, when all these stupidly high valuations come to light and they start settling क्योंकि business mature होती है, then PEG will not be justifiable, क्योंकि growth rates will also come down। जब आपका base say from करेक्ट। 16,000 crore turnover is it, if it goes to say 30,000 crores, अभी 30,000 पे you are not going to be able to grow at 100% a year। करेक्ट। ट्रेंड में क्या हुआ? ट्रेंड में they were growing at 30%, but now base बड़ा हो गया, तो growth has stabilized at 17%, 18%, and now people are saying कि तभी तो PEG 3 था, अभी PEG growth क्योंकि down आ गया है तो 4 रह गया, तो why should we trade at that? These same arguments will be had in Zomato, Swiggy, and all of these new age companies 3 years down the line, जब stock will be half and valuation will still look expensive. So my strong suggestion, जहां कैश फ्लो स्ट्रांग है, जहां आरओई स्ट्रांग है, वहां इन्वेस्ट करिए।
these new age companies, you may miss out on some return of 20%, but risk reward आपके फेवर में नहीं है, तो why would I make such an investment? तो मैं आपको मेरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ why it's a sell. You can please आपके जो व्यूअर्स है प्लीज आप होल्ड करिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है, बट फॉर मी मार्केट में इतने सारे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज है, व्हाई विल आई टेक अ रिस्क इन समथिंग वेयर आई एम नॉट कंफर्टेबल? तो उस वजह से आई हैव अ सेल ऑन दिस स्टॉक. मानस सर, दो स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं. रैलिस इंडिया जो आज 15% के आसपास की बढ़त लेके कामकाज कर रहे हैं बिकॉज द अर्निंग्स वेयर गुड, और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जिसके परसों नतीजे आए, कल भी एक अच्छा मोमेंटम गिरते हुए बाजार में, आज भी ये स्टॉक जो है करीब करीब 6% ऊपर कामकाज कर रहा है, 8% ऊपर कामकाज कर रहा है. क्या करना चाहिए? देखिए, रैलिस इंडिया में अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं. हालांकि ये सही है कि स्टॉक में 275 से 285 की रेंज में 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज आते हैं, बट जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, जिस तरह के वॉल्यूम से उसको देख के लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 310 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करे. तो मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें. 264 का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है. फ्रेश खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करेंगे. ब्रेकआउट पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा तभी खरीदारी करेंगे. क्रेडिट एक्सेस में देखिए, जो इंडिकेशन थे, ब्रेकआउट एक्चुअली कल मिल गया था जब स्टॉक ने 1360 1370 के लेवल को ब्रेक किया था. तो वो सबसे सही टाइम था स्टॉक में खरीदारी करने का. अब उस ब्रेकआउट का मूव तो ऑलरेडी आ चुका है. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टॉक 1490 1490 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो फिर 1575 की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. इसलिए अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको होल्ड करें. स्टॉप लॉस आपको 1400 के नीचे ही लगाना पड़ेगा. समीर सर, आज कोफोर्ज के नतीजे हैं और हमने नतीजे देखे लार्ज कैप्स के. आप टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो, परसिस्टेंट, आज कोफोर्ज, क्या करेंगे आईटी स्पेस में? तो आईटी स्पेस में मैं अभी भी थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ फ्रॉम द नेक्स्ट 1.5 years, क्योंकि ग्रोथ रेट्स उतने अच्छे नहीं है. अभी आप देखें तो इन्फोसिस ने दे इंक्रीज देयर गाइडेंस फ्रॉम 2.5 to 3% to 3.3 to 3.5%, यानी कि 0.5% टॉप लाइन ग्रोथ की गाइडेंस बढ़ाई है जी. This is going to lead to profits growing from maybe 6% to 7%, right? Growth for the year. 7% growth पे the stock continues to trade at 20 to 23 times. यानी कि PEG 3. ये companies में next round of high growth are going to come. They will come, but maybe 2 years down the line, जब AI implementation comes into picture, but there is no guarantee कि these companies will be the ones that do it, right? तो if I don't have assurity कि these companies can grow, ये companies 10, 12, 13% top line growth, 14, 15% bottom line growth पे आ सकती है, तो where is my upside from valuation multiple? If I have to just take की growth basis पे, अगर company से 6% growth करती है top line या bottom line पे, तो what is my upside on the stock? 6%, 7%, क्योंकि valuation re-rating upside नहीं है. So am I investing in the equity markets and taking this risk to earn a 6-7% return? नहीं. Now Coforge की आपने specifically बात की, तो Coforge में actually there is a slight differentiation जो है. एक तो उनकी growth slightly better रही है because of the smaller base. Second, उन्होंने एक large acquisition की है in the US for an AI based company. So उनकी जो AI exposure है is obviously going to increase. Now the question comes is how वो implementation करते हैं merger का, how they are able to grow that part of the business. अगर वो part of the business grow करती है nicely, then Coforge could probably stand out. But in the short term क्या है कि we do not know how the benefits are going to come through, if they're going to come through. If AI में US में bubble burst होता है, तो how it affects Coforge. So from that perspective, I would say it's avoidable at this point of time. Valuations already rich है. So IT for me avoid है. I'm not saying sell out क्योंकि dividends अच्छे हैं. Companies are cash rich. And I believe that year and a half from today, it may change. But would I go out and buy it today? No. Would I go out and dump all the stock also? No. So hold है. We need to see the next 6 months how it plays out. But avoidable at this point of time. That is all I can say. मेटल इंडेक्स को देखते हैं. मेटल में हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, एनएमडीसी, वेदांता में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड और सिल्वर के दाम जो है वो गिरे हैं, जिसके बाद आज हमने एमसीएक्स सिल्वर में 2 से ज़्यादा फीसदी की गिरावट देखी. और सारे ईटीएफ्स जो है या बीज है
ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, वो आज करीबन 7 से 15% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स आज भी होल्ड कर रहे हैं इन द मेटल स्पेस। सेल 3% ऊपर है, 150 का यहाँ लेवल देखने को मिल रहा है। जिंदल स्टील 3% ऊपर है, 1070 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। और टाटा स्टील इज होल्डिंग अप 2% ऊपर है, 188 का लेवल है। इन तीनों में से कुछ पसंद है मानस सर आपको? सेल, जिंदल स्टील, टाटा स्टील? तो देखिए, तीनों स्टॉक पसंद है, तीनों स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस है। एक इसमें से मेरा एक रिकमेंडेशन भी है, जिंदल स्टील पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न देखें तो इस स्टॉक ने हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है, 1065 का रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। तो जिंदल स्टील में 1050 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1110 तक के टारगेट्स पॉसिबल है जिंदल स्टील में। और हिंदुस्तान कॉपर और हिंदुस्तान जिंक मानस सर, बहुत तेजी देखी हमने, लेकिन अब शार्प कट्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर में अगर आपके पास पोजीशन है तो उसको होल्ड करें, 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। ये सही है कि हाई लेवल पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और नई रैली 570 रुपए के ऊपर ही बनेगी, लेकिन क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए मेरे समझना है कि 515 के स्टॉप लॉस से हिंद कॉपर को होल्ड करना ही सही रहेगा। और हिंद जिंक में भी अगर आप देखें तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ था, 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां पर रिकवरी देखने को मिल रही है। और इसका जो मेन ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरा समझना है कि 725 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है स्टॉक में। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करें, और 20 मूविंग एवरेज जो कि 635 है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। समीर सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं, सबसे बेहद शानदार नतीजे किसके रहे और आपकी पिक्स क्या है बीएफएसआई स्पेस में इस समय? तो अच्छे रिजल्ट्स फेडरल बैंक के तो थे ही, बट इफ यू आस्क मी, कंपनीज छोटे बैंक में साउथ इंडियन बैंक के ठीक थे, एचडीएफसी के वर गुड नंबर्स। इफ यू आस्क मी, आईसीआईसीआई आल्सो, वो बारिंग जो वो एक प्रोविजन आरबीआई ने उन्हें mandate किया था देने के लिए, आई थॉट वाज डिसेंट। पीएसयू बैंक्स में आई थिंक कैनरा बैंक के नंबर्स डिसेंट थे। सो numbers have been decent, but what you got to look at two things. एक, deposit growth उतना नहीं आ रहा है, which is something that needs to be addressed. Second, loan book growth is 10-11%, 14% at the highest जो कोटक का था, I think जो उनके guidance में था. But apart from that, we want to see कि these banks can grow at 15 to 20%. 20% growth आएंगे तभी तो you can get some valuation justification, क्योंकि banks like ICICI, HDFC are trading at 2.5 times book value with 20 times earnings. So again, हमें देखना है कि the growth can come back. जो एक बहुत positive green shoot है is corporate lending. Actually, corporate lending across the board has seen a pickup. यानी कि companies are willing to make investments. And if that investments come in जब consumption boost आता है, then I think the entire space will do very well. And बैंकिंग में we remain very positive. Just valuations थोड़े से rich है, but we remain very positive from the next 2 to 3 years. We think there is an opportunity and this is where we find investment. अगर आप बेस्ट रिजल्ट की बात करें, ऑन द लार्ज कैप HDFC का था और मिड कैप में फेडरल बैंक है।